बढ़ावा कैसे दिया जाता है और इंटरनेशनल ट्रेड को रोका कैसे जाता है, ये भी हम सीखेंगे आज। ठीक है जी। कैसे हम, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, कैसे कैसे ट्रेड पॉलिसी होती है, कैसे कैसे हम टैरिफ बैरियर्स, कैसे कैसे हम नॉन टैरिफ बैरियर्स का इस्तेमाल करके, क्लियर, या एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स लेके हम इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज बनाया करते हैं। क्लियर। तो तीन चीजें होगी, कौन कौन सी? टैरिफ, देन नॉन टैरिफ, देन export related measures. Clear? Now if we come to the next page, तो देखो, आफ्टर अ डिकेड इंडिया ने एफटीए साइन किए थे और जल्दी जल्दी वर्ल्ड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर दिया ताकि हमारा व्यापार बढ़ सके। ठीक है ना। मॉरिशस हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, सबके साथ हमने चाहा कि हम लोग व्यापार करना स्टार्ट करें, क्योंकि हमें समझ आ गया था कि फ्री ट्रेड का वैल्यू क्या होता है और कैसे काम किया जाता है फ्री ट्रेड में। क्लियर? आई बात समझ? फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स क्या है, ये सब हमें समझ आ गया था। अब देखो, 1 अप्रैल को फास्ट ट्रैक नेगोशिएशंस की अरब स्टेट्स के साथ, यूके के साथ, कनाडा के साथ, यूरोप के साथ। 2022 में कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स बनाए यूएई के साथ। ठीक है, 90 डेज की नेगोशिएशन के अंदर ही बना लिए, फटाफट जल्दी जल्दी। ठीक है, और उसको मार्च 1 से क्या कर दिया, स्टार्ट भी कर दिया। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया के साथ 2 अप्रैल को 2022 में बनाए। बेसिकली ये तो एक एग्रीमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेन ट्रेड के बारे में हम बात कर रहे हैं और कैसे कैसे हम कोटास, टैरिफ्स का यूज करते हैं डोमेस्टिक ट्रेड को बचाने के लिए, डोमेस्टिक ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, अपने डोमेस्टिक कंपनीज को बचाने के लिए। जो भी हम चीजें करेंगे वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओपन ट्रेड पॉलिसी हो, ठीक है, फ्री ट्रेड कंपटीशन हो, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन हो, मेंटेनेंस रहे डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स के बीच में। सो वी हैव टू चेक इट आउट। क्लियर? हिस्टोरिकली हम तो कंजर्वेटिव थे, इंट्रोवर्ट थे, बट इफ यू टॉक अबाउट नाउ दीज डेज, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रोवर्ट नाउ। वी आर एक्सट्रोवर्ट नाउ एंड वी आर एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड। ठीक है, आओ और निवेश करो। लेकिन हम अब जो पुरानी गलतियां हैं उनको नहीं दोहराना चाहेंगे। हम यूज करेंगे कॉमन ट्रेड पॉलिसीज का, टैरिफ्स का, नॉन टैरिफ पॉलिसीज का, एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज का। ठीक है, मेजर्स लेंगे, नॉन प्राइस मेजर्स लेंगे, कुछ भी ले, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, आगे पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? लेकिन हम एक इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा ही देंगे यहाँ पे, और अपना कमाएंगे भी अच्छे से और सावधानी से कमाएंगे। क्लियर? कि ऐसा नहीं कि हमारा कोई गलत यूज करके चला जाए। नाउ व्हाट आर टैरिफ? टैरिफ क्या होता है? टैरिफ पढ़िए रीशा, क्या होता है? Tariffs, also known as custom duties, are basically taxes or duties imposed on goods and services विच आर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। वो टैक्सेस जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगाए जाते हैं डिफरेंट कमोडिटीज पे, ठीक है ना, और डिफरेंटली चार्ज किए जाते हैं। दे आर विजिबल एंड यूनिवर्सली यूज्ड। क्लियर? सिंगल टैरिफ रेट भी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टैरिफ रेट भी लगता है। सो दीज आर द टैक्सेस जिसको आप लगाते हैं किन पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे। इफ यू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट द। क्लियर? आगे बात समझ में? इससे क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट किस यूनिट होता है? एम से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, या फिर सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ एक्स भी बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है। और प्राइजेस भी, टैरिफ लीव द वर्ल्ड मार्केट ऑफ द गुड्स अनअफेक्टेड बाय रेजिंग देयर प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट। ऑल्सो भी हो जाता है, कई बार डोमेस्टिक मार्केट में भी दाम बढ़ जाते हैं।
The main goal of the tariff is to raise revenue for the government. Why government import tariff? Because almost 70% of Indian government come from taxes. Revenue come from taxes. So they will charge tariff and taxes to support their revenue or treasury. Clear? Now there are form of import taxes. Clear? What is specific tax? पढ़िए एक बारी. Specific tariff is the fixed amount of money per physical unit or according to the weight or measurement of the commodity imported or exported. देखो जी यहाँ पे ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी लगेगा. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 रुपये चार्ज करे जाएंगे अगर आपने बाईसाइकिल मंगाई, या फिर 20% चार्ज किया जाएगा आपने कोई बाईसाइकिल मंगाई जो कि 10,000 से ऊपर है, तो एक अमाउंट फिक्स हो गया. 10% किया जाएगा अगर वो 5,000 तक है. क्लियर? तो आपने एक अमाउंट फिक्स कर लिया है. अगर आप 10,000 से ऊपर बाईसाइकिल मंगाएंगे तो कितना टैक्स लगेगा? 20%. तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक टैरिफ. क्लियर? आ गया समझ? आया समझ अलीशा? नाउ कम टू द अनदर वन. समझा? एड वॉलरम टैरिफ पढ़िए अभी. When the duty is levied as a fixed percentage of the value of traded commodity, it is called as a valorem tariff. An ad valorem tariff is levied as a constant percentage of the monetary value of 1 unit of the imported product. A 20% ad valorem tariff on any bicycle generates 1,000 rupees payment on each imported bicycle, priced at rupees 5,000 in the world market. And if the अब इसमें क्या है देखो जी, उन्होंने बोला है कि एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, यहाँ पे फिक्स्ड चलेगा जी. अगर आप 1000 की पेमेंट करोगे, अगर आप बाईसाइकिल कितने की मंगाओगे? 5,000 तक की. और अगर आप 10,000 की बाईसाइकिल मंगाते हो तो आप कितनी पेमेंट करोगे? 2,000 की. जैसे जैसे बाईसाइकिल के रेट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका टैक्स भी क्या हो जाएगा? एड ऑन होता जाएगा. क्लियर? आगे बात समझ में? आपने बाईसाइकिल 15,000 की कर, या मान लो 15,000 की कर दी, तो आप कितना भरोगे? अब 3,000. क्लियर? आगे बात समझ में? नाउ मिक्स्ड टैरिफ पढ़िए जी. Mixed tariffs are expressed either on basis of the value of imported goods or on the basis of a unit of measure of the imported goods, depending on which generates the most income or the least income at times for the nation. देखो जी इसका एग्जांपल, मान लो मैंने कॉटन मंगाई है जी. अब मैंने कॉटन का रूल लगा दिया, या तो मैं लूंगा 5% कॉटन पे, या फिर मैं लूंगा 3,000 पर टन. ठीक है? मैं दोनों से कैलकुलेट कर लूंगा. 5% कितना पैसा बन रहा है और 3,000 पर टन के हिसाब से कितना पैसा बन रहा है. जो सा याद होगा उतना टैक्स तुम्हारा लग जाएगा. अगर वो 3,000 पर टन के हिसाब से बन रहा होगा तो मैं 3,000 पर टन के हिसाब से चार्ज करूंगा. अगर वो 5% के हिसाब से ज्यादा बन रहा होगा तो मैं सिर्फ 5% के हिसाब से चार्ज करूंगा. ऑप्शन दोनों है मेरे पास, लगाऊंगा मैं ज्यादा वाला. क्लियर? ये रूल भी बना सकते हैं. मिक्स्ड हो गया जी, दोनों प्रकार सकता है, विच एवर इज हायर. क्लियर? आगे कंपाउंड पढ़िए जी. Compound tariff or a compound duty is a combination of an ad valorem and a specific tariff. That is a tariff. अब इसमें दो प्रकार के टैक्स लगेंगे. चलो करो. That is, the tariff is calculated on the basis of both the value of imported goods and the unit of measure of the imported goods. राइट? अब आप इंपोर्ट के हिसाब से ड्यूटी तो पे करोगे 5% की, प्लस जितना माल मंगा रहे हो उसके ऊपर भी चार्ज दूंगा. अगर 100 रुपये पर किलो के हिसाब से ये भी लूंगा मैं, और 5% पूरी वैल्यू पे भी टैक्स लूंगा मैं. समझ गए? यानी कि अगर मान लो आपने 10 लाख का आपने कोई चीज मंगाई है, 10 लाख के आपने बटर मंगाया. ठीक है? अब 5% कितना हो 10 लाख का? 50,000 हो गया ना. तो 50,000 तो मैं टैक्स लूंगा ही लूंगा, प्लस 10 लाख का मान लो इसमें आपने 100 किलो मंगाया या 1000 किलो मंगाया. ठीक है जी? और इसके हिसाब से मैं बोलता हूँ आपको 50 रुपये पर किलो के हिसाब से मैं ये भी लूंगा. क्लियर? तो कितना हो गया? 1 लाख है ना. 50 रुपये पर किलो के हिसाब से लगाया ना मैंने, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया. ये हो गया कंपाउंड प्रॉपर दोनों.
ये भी लगेगा और ये भी लगेगा, इसकी तरह नहीं, या तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा, विच एवर इज हायर। नहीं भाई, दोनों लगाऊंगा, ये भी लगाऊंगा और ये भी लगाऊंगा। अगर ये टैक्स 7% होता तो 70,000 बन जाता, और 70 की जगह फिर मैं एक 20 लेता तुमसे, लगाऊंगा दोनों ही चार्ज। समझे? क्लियर? अगला आ जाए, टेक्निकल एंड अदर टैरिफ। These are calculated on the basis of specific contents of the imported goods. जितना आप माल मंगाओगे स्पेसिफिक कंटेंट उतना ही। That is the duties are payable by its components or related items. 3,000 तो मंगाएंगे हम सोलर पैनल पे लगाएंगे जी, जैसे प्लस 50 रुपए हम बैटरी पे लगाएंगे, दोनों का अलग अलग टैक्स है। सोलर पैनल आपने लगवा लिए, सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होगी, ठीक है, बैटरी पे भी पैसे लगाएंगे हम, बैटरी पे लगता है 50 रुपए के हिसाब से जी, और 3,000 पे लगेगा सोलर पैनल के हिसाब से। प्रोडक्ट अलग अलग है, टैरिफ भी अलग अलग है, लेकिन लगेंगे दोनों। क्लियर? आगे बस समझ में आगे। Tariff rate quotas. Tariff rate quotas combine two policy instruments, quotas and tariffs. दोनों लगेंगे, कोटा और टैरिफ, यहाँ पे दोनों लगेंगे। आगे Imports entering under the specified quota portion are usually subject to a lower tariff rate. Imports above the quantitative threshold of the quota face a much higher tariff. जितना ज्यादा आप माल मंगाओगे उतना ज्यादा आप, जैसे मान लो अगर यहाँ पे रूल बनाता है जी, अगर आप 200 यूनिट लाओगे तो वो तो फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर, ये कोटा हो गया। अगर आप 200 प्लस गए तो 10% का टैक्स लगेगा, फिर जीरो से पूरा। समझ गए? क्लियर? कोटा बना दिया, टैक्स लगा दिया, कोटा बना दिया, टैक्स लगा। Sir, tariff 6:30 बजे के बाद आउट लिए जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद most favored nation. अब मार्क कर लो उसको, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ। बताइए जी। MFN tariffs refer to the import tariffs which countries promise to impose on imports from other members of the WTO unless the country is a part of preferential trade agreement. That means that in practice MFN rates are the highest, most restricted that WTO members charge each other. Some countries impose higher tariffs on countries that are not. जो WTO के पार्ट है उनसे तो हम टैक्स नहीं लेंगे, जो WTO का पार्ट नहीं है उनसे हम टैक्स लेंगे। लिख लो ये साथ साथ। क्लियर? ये पॉइंट ये कहता है, ठीक है जी। आगे बात समझ में, जो WTO का मेंबर है उससे हम टैक्स नहीं लेंगे, फेवर्ड नेशन है हमारे, ठीक है ना। बताओ जी आगे। Variable tariff, a duty typically fixed to bring the price of an imported commodity up to the level of domestic support price for the commodity. देखो मान लो नेपाल में एक चीज और सस्ती मिलती है, ठीक है, अब आपने बोला मैं नेपाल से वो चीज मंगा लेता हूँ, मान लो आपने बोला बैटरी से नेपाल से मंगा लेता हूँ। अब इंडियन बैटरी वाले क्या कहेंगे कि भैया हमारे यहाँ तो बैटरी बिकेगी नहीं। अब मान लो नेपाल में 80 रुपये बिकती है बैटरी और यहाँ पे 120 रुपये बिकती है। क्लियर? अब इंडियन गवर्नमेंट कहेगी नेपाल से जो भी बैटरी मंगाएगा वो 30% टैक्स, 30 रुपये टैक्स देगा, तो कितना हो गया 110। अब बंदा कहेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी भरूँ, 110 की वैसे पड़ रही है, इंडिया से ही ले लूँ। क्लियर? ये हो गया हमारा वेरिएबल टैरिफ। क्लियर? ना प्रेफरेंशियल टैरिफ। Preferential tariff. Nearly all countries are a part of at least one preferential trade agreement, under which they promise to give another country's products lower tariffs than their MFN rates. मोस्ट फेवर्ड नेशन से भी कम टैरिफ रेट, MFN रेट है मोस्ट फेवर्ड नेशन, उससे भी कम देंगे। अब देखो एग्जांपल देख लो, ब्रिक्स देश हो गए, नफ्टा हो गया, सार्क हो गया, कुछ भी हो गए देश। क्लियर? जो इनके मेंबर उनके लिए अलग चार्ट है, और वो चार्ट उससे भी कम है जो मोस्ट फेवर्ड, मतलब WTO के भी अलावा ग्रुप्स है ना कुछ, ब्रिक्स, सार्क, G10, G20, G7, ठीक है ना, तो ये ग्रुप में और भी लोग हैं तो उनको और भी कम टैक्स लगाएंगे हम। ये होगा आपका प्रेफरेंशियल टैरिफ।
क्लियर, नाउ बाउंड टैरिफ पढ़ो। Under this, a WTO member binds itself with a legal commitment not to raise tariff rate above a certain level. By binding the tariff rate often during negotiations, the member agreed to limit their right to set tariff levels beyond a certain level. The bound rates are specific to individual products and represent the maximum level of import duty that can be levied on a इट्स अ वेरी इजी थिंग, बाउंड कर दिया आपको, ना इसके ऊपर आप टैक्स ले पाओगे और ना इसके ऊपर आप कोटा सेट कर पाओगे। ठीक है जी, मैक्सिमम है जी, जो इस मेंबर के ग्रुप्स के मेंबर है वो आपस में इससे ऊपर टैक्स नहीं लेंगे या इससे ऊपर कोटा नहीं जा सकते। क्लियर, आगे बात समझ में, आगे पढ़ो। A member is always free to impose a tariff that is lower than the bound level. ठीक है, नीचे तो लगा सकता है, ऊपर नहीं जाएगा। Once bound, a tariff rate becomes permanent and the member can only increase its level after negotiating. अगर उसको बढ़ाना है तो दूसरे पार्टनर से पहले बात करनी पड़ेगी। क्लियर, आगे अप्लाइड टैरिफ। An applied tariff is a duty that is actually charged or imposed on a most favored nation basis. A WTO member can have an applied tariff for a product that differs from the bound tariff for that product, as long as the applied level is नॉट हायर देन द बाउंड लेवल। क्लियर, अब बाउंड लेवल से ऊपर आप चार्ज नहीं कर सकते। क्लियर, अब देखो यहाँ पे आगे वही है अप्लाइड टैरिफ की, भाई इतना हम एक्चुअली चार्ज करेंगे ही करेंगे, अगर आप मोस्ट फेवर्ड नेशन से तो लगाओगे लगाओगे। क्लियर, उसके बाद एस्केलेटेड टैरिफ पढ़िए। Escalated tariff structure refers to a system wherein the nominal tariff rates on import of manufactured goods are higher than the nominal tariff rates on the intermediate inputs and raw materials. देखो जी, अब यही है जी, एक एग्जांपल बना रखा मैंने, मैन्युफैक्चर्ड गुड को आप करोगे तो 4% का टैक्स लगेगा, अगर फाइनल गुड मंगाओगे तो आप 12% का। इसलिए क्या करता है, एप्पल रॉ मटेरियल चाइना तक छोड़ देता है। क्लियर, चाइना उसको सैंपल करता है और आसपास के देशों में बांटता है। क्लियर, चाइना ने पॉलिसी ऐसी बना रखी है अपनी, अगर चाइना मतलब मान लो अगर एप्पल चाइना को फाइनल बेचता है तो टैक्स इतना लगा देंगे कि उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा तो रॉ मटेरियल दे दे हमें, हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, बांट के हम दे देते हैं, बना के हम दे देते हैं यहाँ से। चाइना को ट्रेड मिल गया, क्लियर, और उसका कोई टैक्स नहीं लगा। रॉ मटेरियल दे देते हैं, रॉ मटेरियल पे कम लगेगा, फाइनल पे आधा लगेगा। जहाँ तब तो रॉ मटेरियल पे लेंगे नहीं हम टैक्स, क्योंकि हमें असेंबली करने का काम मिल रहा है ना, हमें तो काम चाहिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मिल रही है हमें, इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, और मैन्युफैक्चरिंग तो मिल रही है ना हमें, तो टैक्स से क्या करें, कुछ तो दे, नहीं तो फिर फाइनल मंगाएगा तो और महंगा लगेगा, कच्चा माल मंगाएगा यहाँ की असेंबली होएगी तो सस्ता लगेगा। तो डिपेंड है, समझ गए। देना तो पड़ेगा ही ना। तो कम परसेंटेज देना पड़ेगा ना, फायदा तो होगा आपको। तो 4% और 12% बहुत सारा दिख जाएगा, 10 लाख में 12% और 4% में जमीन आसमान का फर्क है क्या नहीं। वहाँ 40,000, वहाँ 1,20,000। अब देखो, या फिर ये भी एग्जाम्पल है, 4% हम लेंगे आयरन पे, लेकिन अगर आप स्टील लाओगे, आयरन उसका एक रॉ मटेरियल है, लेकिन अगर आप स्टील के पाइप लगाओगे तो फिर 12% लेंगे हम। क्लियर, तो रॉ मटेरियल पे कम और फाइनल पे ज्यादा। समझ गए जी, आगे आ जाओ सीधा अगले टेक्स्ट पे। Prohibitive tariff. A prohibitive tariff is one that is set so high that no imports can. मैं लगा दिया, कल से दुबई से सोना मंगाएगा वो 1000% ड्यूटी देगा। 1 लाख का सोना 10 लाख में लाओगे, दुबई से लाओगे तो क्या भाई कौन लाएगा, कोई नहीं लाएगा, भारत से बनवा लेंगे। तो ऐसे टैक्स लगाना जिससे आगे वाला धंधा करने की ना सोचे। अगला हो गया इंपोर्ट सब्सिडीज। इंपोर्ट सब्सिडीज क्या है, आप लोग देश से माल मंगाओ, हम आपको सब्सिडी देंगे। क्लियर, टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। पढ़ो इसको। Sometimes countries engage in unfair foreign trade practices which are trade distorting in nature and adverse to the interests of the domestic firms. कई बार क्या होता है, कई ना बहुत कंपनीज ऐसी होती है जो बहुत गंदा खेल खेलती है, बहुत सस्ते प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देती है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री खराब हो जाती है। क्लियर, तो अगर ये ऐसा काम करेंगे तो क्या करेंगे, इनके ऊपर यहाँ टैक्स लगा देंगे ताकि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या हो जाए, वो बची रहे। क्लियर, ये ऐसा होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज, देखो जी क्या होता है, एंटी डंपिंग का मतलब होता है कई कंपनीज क्या करती है, अपना माल डंप करती है, गंदा प्रोडक्ट लेस डेवलप्ड नेशन कंट्री में बेचती है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, देखो इन 19 इसका एग्जांपल देता हूँ। अब जो गंदा माल वो हमारी कंट्री से बेच रही है उनको बंद करना है हमने,
तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर टैक्स लगा देंगे ताकि ये इंडिया वाले जो है वो माल खरीदे ही ना इन कंट्री से और हमारी कंट्री में कूड़ा आए ना। इसका एग्जांपल देखो, जैसे इंडिया इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटीज ऑन कलर्ड कोटेड प्री पेंटेड फ्लैट स्टील प्रोडक्ट इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड यूरोप फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months एंड फॉर जूट एंड जूट प्रोडक्ट फ्रॉम द बांग्लादेश एंड नेपाल। जो भी अबंडेंट की चीज थी वो इंडिया में भेज देते थे लोग। अब इंडिया वाले कह रहे थे भाई ये तो डंपिंग हो रही है, डंपिंग मतलब ना खराब माल बेच रहे हैं यहाँ पे और सस्ता बेच रहे हैं, तो लोग इनकी मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाएगी ऐसे तो। या एंटी डंपिंग मतलब कि खराब माल भी नहीं तो डोमेस्टिक, इसके बाद इतना माल पड़ा है, जैसे जो जूट साइड है वो बांग्लादेश में ज़्यादा अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू इधर वाली साइड में इंडिया के, वहाँ का जूट अच्छा मिलता है, तो बांग्लादेश यहाँ पे डंप करे जा रहा है सस्ते में ही। तो अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी, हर जगह वहीं से मंगाएंगे जूट हम, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री कहाँ जाएंगी, बांग्लादेश से कम्पीट कैसे करेंगी। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बांग्लादेश के जूट पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा दी कि लाओ भाई ड्यूटी भरो, फिर अगर जिसको बांग्लादेश से माल मंगाना होगा इंडिया से ही माल मंगा ले, बांग्लादेश से मंगाएंगे तो ड्यूटी ज़्यादा भरनी पड़ेगी। क्लियर, ऐसा किस लिए किया, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री बची रहे। क्लियर। नाउ काउंटरवेलिंग ड्यूटीज पढ़िए। Countervailing duties are tariffs that aim to offset the artificially low prices charged by the exporters who enjoy export subsidies and tax concessions offered by the government in the home country. If a foreign country does not have a comparative advantage in a particular good and the government subsidy allows the foreign firm to be an exporter of the product, then the subsidy generates distortion from the free trade allocation of resources. In such cases, CVD is charged in an importing country. देखो जी, इसमें क्या होता है ना, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें एग्जांपल समझ आएगा। काउंटरवेलिंग ड्यूटीज होती है, जैसे कि मान लो अभी सऊदी अरब वालों को बोलता तुम जितना एक्सपोर्ट करोगे ना उतना हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा खुश है, ठीक है ना। अब अगर सऊदी अरब से सोना आता है इंडिया में तो सस्ता आता है वो, क्लियर, सस्ता आता है वो, और प्लस उनकी कंपनीज को फायदा भी होता है इंडिया में भेजने में, क्योंकि उनको क्या मिलती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी देती है उनकी सरकार उन्हें। क्लियर, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उनकी सरकार का। अब इंडिया वाले सुना रहे क्या करें, लोग तो सारा सोना बाहर से मंगा लेंगे। तो 2016 में क्या हुआ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए इंडिया ने इंपोर्ट करा 12.5% का गोल्ड ज्वेलरी पे, जो कि आप एशियन कंट्रीज से अगर मंगाओगे, जो एशियन ग्रुप है आपका, अगर आप उनसे मंगाते हो ज्वेलरी तो आपको कितना परसेंट ड्यूटी देना पड़ेगा, 12.5%। वही मार्जिन था वो इंडियन गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। अब बंदा कहेगा बाहर से मंगाऊंगा 12.5% टैक्स भी देना पड़ेगा, फिर बाहर से मंगाओ वो भी पक्का बिल भी लेना पड़ेगा, ये चीजें भी हैं, ठीक है, और पेपर वर्क भी पूरे करने पड़ेंगे, सब कुछ पूरा करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा पेपर वर्क के चक्कर में ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। क्लियर, तो इससे बढ़िया बाहर से मंगाई मत, यहीं से ले लें। क्लियर, तो सरकार अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए टैक्सेस के साथ ऐसे खेलती है। क्लियर, आई बात समझ में। अब इफेक्ट क्या होता है इन टैक्सेस का, पढ़िए जी, तान्या पढ़िए, सेकंड। A tariff levied on an imported product affects both the exporting country and importing country. Because the tariff barriers create obstacles to trade, decrease the volume of import and export, and therefore जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट के ऊपर लगा देंगे, जब इंपोर्ट ज़्यादा तो इंपोर्ट के ऊपर लगा देंगे। तो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज वर्सन व्हेन इंपोर्टिंग कंट्री इम्पोज द टैरिफ। वैसे इंडिया का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए दिक्कत हो गई क्योंकि वो भारत में ज्वेलरी नहीं बेच पा रहे थे एशियन कंट्रीज वाले। क्लियर, क्योंकि इंडियन कंपनी ने क्या कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ टैक्सेस लगा दी, जो कि उनके लिए क्या हुआ, दुखदायक हुआ। आगे the prospect of market access of the importing country is worsened when an importing country imposes a tariff. Second, by making imported goods more expensive, tariff discourage domestic consumers from consuming imported. अब इम्पोर्टेड आपने गुड्स महंगे कर दिए तो डोमेस्टिक गुड्स वाले क्या कहेंगे, भैया हम नहीं मंगाते, बाहर से माल महंगा बहुत पड़ता है, बिकॉज इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत देनी पड़ती है, ठीक है ना। आगे Domestic consumers suffer a loss of consumer surplus because they must now pay a higher price Price? for goods, यस, and also because compared to free trade quantity, they now consume lesser quantity of the goods. समझ गए, या तो फिर मंगा ले, फिर लेसर क्वांटिटी आएगी, ठीक है ना, फिर तुम्हारे को ट्रांसपोर्टेशन कोड दोबारा देनी पड़ेगी। समझ गए, तो ऐसे अपने ट्रेड्स को बचाया जाता है और एनकरेज किया जाता है कि अपने स्वदेशी गुड्स को अपनाओ और यूज करो। क्लियर,
आगे बात समझे, जिससे क्या होगा, वेलबींग बढ़ेगा, डोमेस्टिक, यस। और आगे बढ़ो इसको, फोर्थ पॉइंट। Producers in the importing country experience an increase in well-being as a result of imposition of tariff. The price increase of their product in the domestic market increases producer surplus in the industry. They can also charge higher prices than would be possible in the case of free trade because foreign competition has reduced. अब वो थोड़े यहाँ चार्ज भी कर सकते हैं लोगों से, बिकॉज उन्हें पता है कि वो बाहर से नहीं मंगाएंगे। तो जो यहाँ पे जिन्होंने प्लांट डाला है अपना, वो तो खुश है ना कि चलो कम से कम हमारे हिसाब से पॉलिसी बना रखी है, ठीक है, कंपटीशन कम है। आगे The price increase also induces an increase in the output of existing firms and the possible addition of new firms due to entry into the industry to take advantage आने भी नहीं देती नई फर्म्स। आगे to take the advantage of the new high profits and consequently an increase in employment in the industry. यस। अब नई फर्म्स भी आ सकती है वैसे तो, ठीक है, और आएंगी नई फर्म्स बिकॉज उन्हें पता है कि बाहर से कंपटीशन इतना है नहीं, डोमेस्टिक डिमांड पूरी करने के लिए हम भी एक प्लांट लगा देते हैं। इससे क्या होगा, नया रोजगार क्रिएट होगा और नए लोग आएंगे मार्केट में। क्लियर? आगे Tariffs create trade distortions by disregarding comparative advantage and prevent countries from enjoying gains from trade arising from comparative advantage. Thus, tariff discourage efficient production in the rest of the world and encourage inefficient production in the home country. फालतू की प्रोडक्शन भी रोकी है अपनी कंट्री में, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उधर भी डिस्करेज हो जाते हैं लोग कि भैया इतना ज़्यादा नहीं करते, फिर इंडिया वाले ने मान लेना बंद कर दिया है। क्लियर? आई बात समझ में? आगे Tariffs increase government revenues of the importing country by the value of total tariff charges. जितना ज़्यादा इम्पोर्ट करोगे गवर्नमेंट तो उतनी खुश है। अब टैरिफ तो होते हैं साथ साथ, कौन से होते हैं? नॉन टैरिफ। नॉन टैरिफ क्या होते हैं? जिन पर टैक्स नहीं लगाया जाता। एग्जाम्पल हो गया इनका कोटा। क्लियर? कोटा मतलब कि इतने ही क्वांटिटी आप मंगा सकते हो, इतनी ही क्वांटिटी आप ला सकते हो। जैसे कि 20 ग्राम सोना आप ला सकते हो दुबई से अगर आप औरत हो, और 10 ग्राम सोना आप ला सकते हो अगर आप मेल हो। क्लियर? तो ये हमारा हो गया कोटा, ठीक है। अब कुछ नॉन टैरिफ मेजर्स है जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पढ़िए, तो इनको उठाना पढ़ो और कुछ टेक्निकल मेजर्स होते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल कैसे होते हैं, देख भाई सुन लो। टेक्निकल होते हैं जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तभी आप मंगा सकते हो। फूड सेफ्टी हो गए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करने के लिए आप बोल सकते हो कि हम नहीं अलाउ करेंगे जी। या फिर एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आप बोल सकते हो कि हमारे यहाँ पे एनिमल्स की हेल्थ खराब होती है या इससे एनिमल हंटिंग ज़्यादा होती है, तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। नॉन टेक्निकल मेजर्स पढ़ो। Non-technical measures relate to the trade requirements, for example, shipping requirements, custom formalities, trade rules. पेपर वर्क कितना ज़्यादा कर देंगे, प्रेशर हो जाएगा बहुत ज़्यादा आपके ऊपर, टैक्सेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर? आगे These are further distinguished as first hard measures, example, price and quantity. प्राइस एंड क्वांटिटी से खेलना शुरू कर देंगे। थ्रेट मेजर, एंटी डंपिंग लगा देंगे, सेफ गार्ड कर देंगे। आगे Other measures such as trade-related finance and इन्वेस्टमेंट मेजर्स। क्लियर? आगे Furthermore, the categorization also distinguishes between import-related measures which relate to measures imposed by the importing country. देखो, इंपोर्ट रिलेटेड मेजर जो इंपोर्ट कंट्री कर रही है, जैसे अभी इंडिया ने 12.5% का टैक्स लगा दिया था गोल्ड ज्वेलरी पर। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर कौन लेगा? एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ताकि एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ जाए। जैसे कि हम सब्सिडी देंगे अगर आप इसको बढ़ाओगे। आगे In addition to these, there are procedural obstacles which are practical problems. देखो जी, इतना आसान नहीं होता ट्रांसपोर्टेशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना, उस देश के हिसाब से बनाना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है जो आपको पूरी करनी पड़ती है। क्लियर? आगे Technical measures, sanitary and phytosanitary SPS measures. SPS measures are applied to protect human, animal or plant life from risk arising from एडिटिव हो रहा है, पेस्ट डाल रहे हैं, टॉक्सिन्स डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इनको बोला जाता है प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ पोल्ट्री फ्रॉम द कंट्रीज अफेक्टेड बाय द फ्लू, मीट, पोल्ट्री। जैसे कि हम वहाँ से नहीं मंगाएंगे, कंट्रीज जहाँ पे कोई वायरसेस चल रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि हम नहीं मंगाएंगे जी, सफाई के ध्यान रखते हुए। क्लियर? टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। आगे Technical barriers to trade. Technical barriers to trade, which covers both food and non-food traded product, refer to mandatory standard and technical regulation that define the specific characteristic that a product should have, such as
जैसे कि इतने शेप होना चाहिए, ये साइज होना चाहिए, डिजाइनिंग होनी चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए, मार्किंग होनी चाहिए, पैकिंग होनी चाहिए, परफॉर्मेंस इतनी आनी चाहिए, प्रोडक्शन का मेथड ये होना चाहिए। ठीक है, इतने रूल बना दिए हैं कि बंदा कहेगा भाग जाओ यहाँ से, इतने हमसे नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका टेक्निकल टेक्निकल मेजर्स। क्लियर? टेक्निकल मेजर्स मुकुल जी पढ़ लीजिए प्लीज। आगे इंपोर्ट कोटास, नॉन टेक्निकल मेजर्स। इंपोर्ट कोटास पता है वो क्या होते हैं? जब बाहर से करते हैं तो मंगाते हैं क्वांटिटी यस, क्वांटिटी पे। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका, पढ़िए एक बार पढ़िए। import quotas and import quota is a direct restriction specified at only a certain फिजिकल अमाउंट ऑफ गुड्स, जितना ये अलाउड है इतने गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है ना? आगे import quota are typically हाँ पढ़ो पढ़ो। set below the free trade level of imports Yes. and are usually enforced by issuing license. यस, This is referred to as a बाइंडिंग कोटा। इससे ऊपर लाओगे तो फिर आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? आगे A non-binding quota is a quota that is set at or above the free trade level of import, thus having a little effect on trade. यस, Import quota are mainly of two types: absolute quota and टैरिफ रेट कोटा। ठीक है, Absolute quota or quota of permanent. वो तो हो गए क्वांटिटी के अंदर, है ना? जैसे कि आप 100 टन मछली मंगा सकते हो, which can take place any time during the year from any country when country allocation is specified. A fixed amount of volume of the product must originate in one or more countries. For example, a quota of 1000 tons of fish that can be imported any time during the year, but whereas 750 ton must originate in the country A. अब साथ में लगा दिया एक चीज और कि 750 टन तो आपको कंट्री ए से मंगाना ही मंगाना है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते जब तक आप 750 नहीं मंगा, तब 250 एडिशनल मंगाओगे ना। बाइंडिंग हो गया ना, अब यहाँ पे रूल बना देना बाइंडिंग कि आपको इतना तो ए से मंगाना है, उसके बाद भी जरूरत पड़ रही है तो आप बी से मंगा लो। क्लियर? लेकिन पहले आपको प्रेफरेंस ए को देनी है। क्लियर? आगे With a quota, the government of course receives no revenue. The profit received by the holder of such import license are known as quota rent. कोटा रेंट। ठीक है ना? अब जो लाइसेंस लेके बैठा है, इंपोर्टर लाइसेंस होता है ना, वो गवर्नमेंट की क्या होती है? फीस होती है, और वो इसकी क्या होती है? इनकम होती है। ठीक है ना? आगे While tariffs directly interfere with prices that can be charged for an imported goods in the domestic market, import Yes. quota interferes with the market price indirectly. Obviously, an import quota always raises the डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड। क्लियर? The इंपोर्ट कोटा हमेशा ही डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड राइट करता है, बिकॉज आपने उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा दिया, तो अब जो आप माल मंगा रहे हो बाहर से वो क्या हो जाएगा? ज्यादा महंगा हो जाएगा। क्लियर? आगे The license holder are able to buy imports and रीसेल देम एट द पर्टिकुलर हायर प्राइस इन द डोमेस्टिक मार्केट। आपने सुना होगा जी ये चीज इंपोर्टेड है जी, ये इसलिए महंगी है बिकॉज ये बाहर से आई है, यहाँ की है ही नहीं जी, चाहे हो चाहे ना हो, वो बात अलग है। बोलने में क्या जा रहा है? कौन सा वो लाइसेंस मांग रहा है? ये भाई इंपोर्ट लाइसेंस तेरे पास है। जब कोई आगे से आपको बोले ना कि भैया ये बाहर की चीज़ है, तो आप बोल देना ठीक है भैया बाहर की चीज़ है, तो इसका बिलिंग भी होगी। ठीक है, बिलिंग दिखा दो, फिर हम प्राइस से बात कर लेंगे। ठीक है जी? आगे the welfare effects of quota are similar to that of tax. If a quota is set below free trade level, the amount of imports will be reduced. A reduction in import will lower the supply of the goods in the domestic market. देखो, अगर जितना इंपोर्ट करने का रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि भाई इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, उतना माल यहाँ पे कम आएगा। जितना आप इंपोर्ट लिमिट बढ़ा दोगे उतना माल हमारा यहाँ पे ज्यादा आएगा, बिकॉज आपने क्या करा है? इंपोर्ट लिमिट बढ़ा दिया। अब जैसे मैंने बोला कि इंडियन सुनारे कहते हैं जी, लोग बाहर जाते हैं, ट्रिप मार के आते हैं, दुबई ये सोना ले आते हैं, 24 कैरेट यहाँ आके बेच देते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ सोना बिक नहीं रहा। क्लियर? तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, अच्छा जी ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जी, हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, जो इससे ऊपर लाएगा वो 400% का टैक्स देगा। क्लियर? XYZ मैंने एक एग्जांपल लिया, तो फिर कौन लाएगा? कोई नहीं लाएगा। एक आध चैन बनवा के ले आओगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता जी। ठीक है, 10 ग्राम की एक आध चैन बना भी दी, तुमने क्या फर्क पड़ा? 7-8 हज़ार का फर्क आएगा, इतना तो कोई फर्क नहीं है। क्लियर? और फिर तुम्हें खुद दिमाग में दिक्कत होगी कि अब सोने में खोट निकला, ये वो, तुम्हारा खुद के वहम भी आएंगे थोड़े बहुत। तुम कहोगे यहाँ का सुना रहा है, बचपन से यहीं से बनवा रहे हैं, कम से कम इसको पकड़ तो लेंगे। क्लियर? दुबई की टिकट करवाए कौन जाएगा तुम्हारे पास?
वैसे वो देखो जी प्योरिटी का होता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं जोक कर रहा हूँ, बिलिंग भी करती है प्रॉपर, प्योरिटी भी होती है, तभी लोग लाते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो इन लोग ये लोग जो डील करते हैं इन चीज़ों में, वो बिस्किट्स कॉइन्स इनमें डील करते हैं सोने के, ताकि मेकिंग चार्जेस वगैरह ना कटे। लेकिन वही है, जितने रिस्ट्रिक्शन लगाते जाओगे उतना इम्पोर्ट कम होता जाएगा, जितनी रिस्ट्रिक्शन बढ़ाते जाओगे उतना इम्पोर्ट ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। बट मेरे को एक ऐसा रहता है कि भैया बाहर से लाएंगे तो थोड़ा कहीं पपलू बन जाए, है ना, फिर बाहर कौन जाएगा, यहाँ के तो आसपास को पकड़ तो लेंगे, ठीक है जी। आगे Consumer of the product in importing country will be worse off because the increase in the domestic price of both imported goods and the domestic substitute reduces consumer surplus in the market. Producers in the importing country are better off as a result of the quota. This increase in the price of their product increases producer surplus in the industry. देखो जी, बाहर से आया हुआ माल है, महंगा बिकेगा एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो उनके लिए फायदा होता है और इनका प्रोड्यूस सरप्लस बढ़ जाएगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ताजमहल देखना चाहते हो ना, कभी गए भी होगे तो आपको देंगे 10-20 रुपए टिकट, और वही अंग्रेज जो है तो 650 रुपये। क्लियर। तो अब देखो जी, हाँ, इम्पोर्टेड हो गया ना ये, अब बाहर से आए हैं तो ज़्यादा महंगा देखने को दर्शन मिलेंगे। क्लियर। और ये इंडिया वाले हैं, इनको दर्शन सस्ते में हो जाएंगे। तो यही हिसाब गवर्नमेंट कर रही है, इम्पोर्टेड चीज़ है तो ज़्यादा चार्ज कर रही है और डोमेस्टिक लोगों से कम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है जी। आगे The price increases also induces an increase in the output of existing firms and perhaps the addition of new firms, an increase in employment and hence an increase in अच्छा, अब मार्केट बढ़ेगी तो नए लोग भी अट्रैक्ट हो जाएंगे जी, ये लोग तो पैसा कमा रहे हैं, हम भी जरा टप्पा लगा लेते हैं और बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, बिकॉज प्रॉफिट बन रहा है, प्रोड्यूस सरप्लस बन रहा है, तो नई फर्म्स आ जाएंगी, नई एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी जनरेट। क्लियर। आगे मैं समझ में आगे price control measures. Price control measures including additional taxes and charges are steps taken to control or influence the price of imported goods in order to support the domestic अब यहाँ पे क्या होगा, इम्पोर्टेड गुड्स को sup- मतलब इंपोर्ट ना करें और डोमेस्टिक गुड को बचाने के लिए प्राइस से खेला जाएगा। आगे domestic price of certain products which when the import prices of these goods are lower. These are also known as para-tariff measures and feud measures other than tariff measures that increase the cost of imports in a similar manner, that is by a fixed percentage or by a fixed amount. Example, a minimum import price established for surplus. अब इतना तुम्हें प्राइस कम से कम देना ही पड़ेगा अगर आप सरप्लस को इंपोर्ट करते हो। तो आप सोचोगे यहीं से ले ले यार, इतना टैक्स लग जाएगा, वही वाली बात, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। आगे Non-automatic licensing and prohibition. These measures are normally aimed at limiting the quantity of goods that can be imported, regardless of whether they originate from different sources. देखो जी, कहीं से बनाओ, कुछ रूल बना रखे हैं इंडिया ने, टेक्सटाइल में भी अलाउड ओनली होना डिस्ट्रिक्ट लाइसेंस बाय द इंपोर्टिंग कंट्री। जैसे इंडिया बोलते हैं कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे आर्म्स को फ्रॉम और टू इराक। इंडिया ऑल्सो प्रोहिबिट्स मैनी आइटम मोस्टली इन द एनिमल रीजन, जो कि 60 ये एनिमल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ कोड्स हैं 60 के अंदर, जहाँ पे लिखा हुआ है कि एनिमल के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम नहीं खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। तो कई सारे रूल, सीधा सीधा रूल बना दिए कि हम धंधा ही नहीं करेंगे इन चीज़ों का। क्लियर। अब इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करेगा, होगा ही नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जैसे इराक से कोई भी धंधा नहीं होगा आम से रिलेटेड, ना लेंगे ना कुछ उनको इंपोर्ट करेंगे ना एक्सपोर्ट करेंगे, ना एनिमल प्रोडक्ट लेंगे ना बेचेंगे। 60 कोड एक, आम वही ना बंदूक. हाँ बंदूक होगा। क्लियर। आगे फाइनेंशियल मेजर। The objective financial measure is to increase import costs by regulating the access to and the cost of foreign exchange for imported to define the terms of payment. It includes measures such as advance payment to government and foreign exchange control, denying the use of foreign exchange for certain types of imports or for goods imported from certain countries. स्टॉप। एग्जाम्पल बताता हूँ इसका मैं। जैसे कि एग्जाम्पल ये है इसमें कि मान लो कशिश को ना, कशिश नाम है ना, क्या नाम है आपका, क्रिश, सॉरी, तो क्रिश जो नाम है आपका, आप क्रिश ने बोला कि भाई मेरे को ना मान लो कि बाहर से स्टील के पाइप्स मंगाने हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि क्रिश जो है ना डोमेस्टिक कंपनी को ऑर्डर दे। तो मैंने एक बात करी कि भैया अगर आपको पाइप्स मंगाने हैं बाहर से, ठीक है, तो पहले ही 3 महीने पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। ये कहेगा सर मैं तो उधारी पे माल मंगाने की सोच रहा था,
और आपकी कंट्री रूल बना रही है कि पहले ही 3 महीने पहले एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कहेगा सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, एक काम करता हूँ मैं यहीं का कोई बंदा पकड़ता हूँ जो मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर बिल्स पेबल पे माल दे दे और मनी इंस्ट्रूमेंट से अपना मेरे को सामान दे दे, ठीक है, और मैं आगे उसको बेच लूँगा। हो गया, इंपोर्ट कट गया ना। अब ये इंपोर्ट जो सबने सजाए थे कि वहाँ सस्ता मंगाऊंगा, वहाँ रूल नहीं पड़ा था। रूल ये था अगर आप यहाँ से मंगाओगे तो 3 महीने पहले एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, और वो तो है नहीं बाबू जी के पास पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप डोमेस्टिक कंट्रीज को बोलती है, मुकुल जैसी कंपनी बोलती है कि कोई नहीं, हम दोनों भाई भाई, इंडियन भाई भाई, तू मेरे से 45 दिन का गाइड ले ले और मेरे से ही तू सामान परचेज कर ले। क्लियर। तो इसका काम बन गया और उसका भी काम बन गया, और देश में डोमेस्टिक कंपनी जो है वो बची रहेंगी। आगे Measures affecting competition. These measures are aimed at granting exclusive or special preferences or privileges to one or few limited groups of economic operators. It may include government-imposed special import channels or on prices and compulsory use of national services. देखो जी, जैसे कि सिर्फ इतना बोल दिया कि यही चैनल है, जैसे कि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है जो चैनलाइज की गई है इंपोर्ट ऑफ वीट के लिए, बस इन्हीं को राइट दिया गया है। जैसे कि सेक्यूरिटी मार्केट बोर्ड, इनको इंपोर्ट ऑफ वीट के लिए राइट दिया गया है, ठीक है। पाम ऑयल के लिए इनको स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को ही राइट दिया गया है। जो भी ये काम करेंगे सिर्फ यही लोग करेंगे, इन्हीं को लाइसेंस है और किसी को लाइसेंस है ही नहीं। तो ये रूल भी बना सकती है। आगे Government procurement policies. Government procurement policies may interfere with trade if they involve mandates that the whole of a specified percentage of government purchases should be from domestic firms rather than foreign firms. गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सिर्फ ये जो अगर आप सामान मंगाओगे डोमेस्टिक होना चाहिए जी, डोमेस्टिक कंट्री से ही लेना है और किसी कंट्री से नहीं लेना है, और हम सिर्फ उन्हीं का टेंडर एक्सेप्ट करेंगे जो डोमेस्टिक फॉर्म्स है, फॉरेन कंट्रीज में टेंडर नहीं भर सकते। आगे Trade related investment measures. These measures include rules on local content requirements that mandate यानी कि जैसे एग्जांपल बना देगा ना, 25% मिनिमम शेयर होना चाहिए किसका, लोकल मेड कंपोनेंट का, ठीक है। या फिर हम इतने से ऊपर इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, या मैंने लिमिट कर दी कि इतना एक्सपोर्ट भारतीय कंपनी का होना चाहिए इस प्रोडक्ट के अंदर, तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपकी कंपनी अदरवाइज एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। तो ये फेवर है मेरे लिए, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन लगाओ जी। distribution restriction on पढ़ना है ना? हाँ हाँ, Limitation imposed on the distribution of goods in the importing country involving additional license or certification requirements. This may relate to geographical restriction or restriction as to the type of agents who may resell. For example, a restriction that imported foods may be sold ओनली रेफ्रिजरेटेड फैसिलिटीज, यानी कि अच्छी जगह पे बिकेंगे, लोकल जगह पे नहीं बिकेंगे। आगे Restriction on postal services. Producers may be restricted from providing after-sales services for exported बहुत goods. बढ़िया। अब देखो जी, एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि मैंने ये बोल दिया कि ठीक है जी, आप जैसे जैगुआर हो गया, क्लियर, और इसका मैंने बोल दिया जैगुआर आप बेच सकते हो, लेकिन मेरी कोई कंपनी होनी चाहिए भारत की जो इसका राइट ले ले। जय टाटा, टाटा के पास एक्सक्लूसिव राइट है जैगुआर के, क्लियर। तो मेरी कंट्री का काम मिल गया, तुम बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, देख रेख टाटा करेगी, सारा बेचेगी टाटा के थ्रू, तो डोमेस्टिक कंपनी को काम मिल गया, क्लियर। ये भी मैंने बोल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर लगा दी कि देखेगी हमारी इंडियन कंपनी, तुम बेच लो लेकिन इसका सर्विस का टेंडर हमारी इंडियन कंपनी को मिलना चाहिए, तभी हम तुम्हें अलाउ करेंगे यहाँ पे अपने एसी वगैरह बेचने को। ये भी हो सकता है। आगे एडमिनिस्ट्रेटिव Administrative प्रोसीजर। procedures. Another potential obstruction to field trade is the costly and time-consuming administrative procedures, which are mandatory for import of foreign goods. These will increase transaction costs and discourage imports. The domestic import competing industry gain by such non-tariff measures. स्टॉप। इसका एग्जांपल देखो, आपने क्लास 11th में इंटरनेशनल ट्रेड एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर लास्ट चैप्टर के लास्ट 2 क्वेश्चन थे क्लास 11th में इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, बिजनेस के अंदर, ठीक है। वो प्रोसीजर आपने याद किए होंगे, 17-18 स्टेप होंगे उसके अंदर, क्लियर। अब आपको वो आंसर कितनी मुश्किल से याद हुआ वो आपको पता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसे जैसे आपने क्वेश्चन छोड़ दिया ना, कई लोग ऐसे ट्रेड करना ही छोड़ देते हैं, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज हमसे नहीं हो पाएंगी, भाड़ में गए, देश के साथ ट्रेड ही नहीं करना। जैसे आपने बोला कि इतना लंबा क्वेश्चन से याद ही नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन ही याद नहीं करते, 6 मार्क्स से तो जाएंगे, ऐसे यही लोग सोचते हैं कि इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटीज हमसे तो नहीं होंगी, इस देश के साथ ट्रेड करना ही नहीं। आगे Rules of origin. Country of origin means the country in which goods were
was produced, or in the case of a traded service, the home country of the service provider, rules of origin are the criteria needed by the government of importing countries to determine the national source of a product. Their importance is derived from the fact that the duties and restrictions in several cases depend upon the source of import. देखो जी, सिंपल सी बात है, रूल ऑफ ओरिजिन कि इस देश का माल है या इस देश का प्रोडक्ट तो कर लेंगे इंपोर्ट, अदरवाइज जैसे पाकिस्तान से कोई आ रही है चीज तो हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। सिंपल से बना दिए, कहाँ से सोर्स क्या है ये बता दो, अलाउड होगा तो अलाउ कर देंगे, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे। Safeguard measures. These are initiated by the countries to restrict imports of a product temporarily if its domestic industry is injured or कुछ टाइम के लिए लगा देंगे रजिस्टर कि बहुत ज्यादा हो रहा है इंपोर्ट उस कंट्री से, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को दिक्कत हो रही है, तो 6-7 महीने के लिए वहां से बंद कर दो ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री ज्यादा लॉस ना खाए। आगे एम्बार्गो। हाँ, An embargo is a total ban imposed by government on import or export of some or all commodities to particular country or regions for a specified or indefinite period. This may be जैसे कि रोक लगा दी परमानेंट कि भाई इस देश से काम करना ही नहीं, ठीक है, ये हेल्थ के लिए खराब चीज है, इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही नहीं। क्लियर, आगे। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। Ban on export. Export related measures refer to all measures applied by the government of the exporting country, including both technical and non-technical measures. For example, during periods of shortage, export of agricultural products such as onion, wheat, etc. may be prohibited to make them available for domestic ठीक है जी, consumption. वेट, आपने एक लाइन सुनिए, पहले अपना घर देखो बाद में दूसरों का। यहाँ पे यही चीज है, अगर आपके घर में शॉर्टेज हो रही है किसी चीज की तो आप एक्सपोर्ट करके क्या कर रहे हो, अपने देश की महंगाई बढ़ा रहे हो। जैसे कि हमारे से गलती है कोयले की, हमने इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया कि आज हमें खुद इंडोनेशिया से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्लियर, आगे। Export taxes. An export tax is a tax collected on exported goods and may be either specific or ad valorem. The effect of an export tax is to raise the price of the good and to decrease export. अब वो टैक्स इतना लगा देंगे अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो बंदा कहेगा इतनी तो कमाई नहीं है मेरी जितना ये टैक्स ले लेंगे मेरे से, इसलिए एक्सपोर्ट मैं करता ही नहीं। आगे। Export subsidies and incentives. We have seen the tariffs on import hurt exports, and therefore countries have developed compensatory measures of different types for export, like export subsidies, duty program, duty-free access to imported intermediates, etc. Government or government bodies also usually provide financial contribution to domestic producers in the form of grants, loan, equity inclusion, etc. or give some form of income or आपने subsidy. स्पेशल इकोनॉमिक जोन सुने हैं, हाँ, है ना, ये इसलिए बनाए जाते हैं SCZ, है ना, budget. ताकि एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक है, तो कुछ ऐसे फेवर्स देती है गवर्नमेंट ताकि एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिल सके। आगे। Voluntary export restraints. Voluntary export restraints refers to a type of informal quota administered by an exporting country, voluntary restraining the quantity of goods that can be exported out of that country during a specified period of time. आपको पता लग गया कोटा की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे कोटा बना देंगे जी, इससे ऊपर आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स पढ़ रहे हैं ना मेजर्स, तो एक्सपोर्ट की तो बात होगी। क्लियर, तो इससे ऊपर अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको फिर फलाना ड्यूटी देनी पड़ेगी या फिर ये आपके ऊपर सिस्टम रहेगी। तो इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या होगा, जो आपका फालतू का एक्सपोर्ट है या फिर जो फालतू का एक्सपोर्ट होता है वो अब बंद हो जाएगा और डिस्करेज कर दोगे आप उस कंपनी को, क्योंकि उनको पता है कि पहले घर में चीज़ पूरी होनी चाहिए, सरप्लस जो है वो बाहर जाना चाहिए, ना कि वो चीज़ें जो घर में तो पूरी हो नहीं रही और बाहर वाले को आप बांटे जा रहे हो। क्लियर, तो ये कुछ मेजर्स लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताकि, या एनी गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, ताकि वो अपने इंटरनेट स्टेट को मैनेज कर सके इन द फॉर्म ऑफ 3 वेज। मैंने पहला क्या पढ़ाया था आपको, टैरिफ, दूसरा क्या पढ़ाया, नॉन टैरिफ। टैरिफ में क्या होता है, टैक्सेस वगैरह, नॉन टैरिफ में क्या होता है, कोटास वगैरह, और एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स जो हमने पढ़े हैं ये वाले, कोटा भी आ गए इसमें और टैरिफ आ गए दोनों। क्लियर, तो मैनेज हमने दोनों चीजें करनी है, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी। क्लियर, ताकि BOP हमारा क्या रहे, फेवरेबल। क्लियर, ठीक है जी, डन।